हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 14 है। सामंतवाद और चोल साम्राज्य के बारे में हम इसमें जानेंगे अच्छे से, डिटेल से। और लेक्चर की जो पीडीएफ है यह आपको बीडब्ल्यू कैंपस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को जरूर ले लें, आपकी नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं सीधे आपके लेक्चर पे आता हूँ। और उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक सवाल, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू कॉइन्स इन इंडिया? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो प्यारे बच्चों, हर बार की तरह वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जवाब दो और फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी होगी, आई नो। आप सभी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मार दिया होगा, बट नहीं, ठहरिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय कॉइन्स को देखती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी जो आपकी करेंसीज है उनको कौन देखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और जो गाइडलाइन बनाती है वो भी यही बनाती है, भारतीय रिजर्व बैंक ही। बट इस क्वेश्चंस का भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सही जवाब है वित्त मंत्रालय। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया भी है। चलते हैं सीधे आपके लेक्चर पर। पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी। सामंतवाद का अर्थ और विशेषता हम देखते हैं। सामंतवाद का अर्थ, राजा द्वारा जो जमीन धनी सरदार को दी जाती थी उसे फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता था। धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे। इनके अधीन छोटे जमींदार तथा उसके नीचे किसान एवं अंत में भूमिहीन अर्धदास होते थे। ये अर्धदास समझ लीजिए बेगारी। ठीक है, अर्धदास मतलब बेगारी। भैया इन लोगों को कसम वसम दिला दी जाती थी कि आप हमारे गुलाम हैं और आप हमारे लिए काम करेंगे। ठीक है, बदले में आपके जीवन यापन के लिए आपको यहाँ पर फूड या फिर थोड़ी सी जमीन आपके जीवन यापन के लिए दे दी जाती थी। इस प्रकार राजा से लेकर अर्थदास तक संबंधों की एक कड़ी बनी, जिसका आधार भूमि था। याद रखिए, भूमि मतलब लैंड, लैंड से ही सारी चीज जुड़ी है। इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति सामंत होता था। यह सामंत, याद रखिएगा, कई राजा ढह गए अपने सामंतों के चक्कर में, और यही पतन का कारण, इनके राजाओं के पतन का कारण भी सामंत बने हैं। बिकॉज सामंतों के पास खुद की सेना रखने की भी आज़ादी थी, खुद की मतलब इनकी फौज भी होती थी। जब राजा कहीं लड़ाई में जाता था तो ऐसा नहीं कि राजा के पास उसकी फौज नहीं होती थी, किंग के पास उसकी भी फौज होती थी, बट हाँ, सामंतों के पास भी अपनी इनकी फौज होती थी। तो राजा क्या करते थे, सामंतों से कहते थे अपनी फौज भेजिए, हम यहाँ फला युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से सामंत अपनी फौज भेजते थे। अब यहाँ पर देखा गया, जब कोई अन्य राजा इनको हराना होता था तो भैया इन्हीं के सामंत से मिलता था, कहता था राजा इतना दे रहा है, हम इतना दे देंगे। आप समझ गए, हर जगह पर जान लीजिए निगोसिएशन हो जाता था और फिर राजा पीछे से मारा जाते थे। सामंत, तो यही पतन का कारण भी, आप बहुत बहुत वजह है, यही केवल नहीं है, आगे मैं डिटेल से लेक्चर के दौरान समझाता भी रहूँगा आपकी। चलिए, सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था का उदय एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था के विघटन के बाद हुआ। ठीक है, एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था मतलब भैया राजा ही हर एक चीज़ देखता था। ठीक है, और उसी के द्वारा जो कह दिया जाता था वही होता था। बट सामंत में बहुत ही आज़ादी मिल गई थी। सामंतों को सोचने समझने और करने की पूरी आज़ादी। भैया अपने हिसाब से टैक्स लगा दो, अपने हिसाब से मतलब कोई भी नियम लगा दो। अब यहीं पर हम देखते हैं, यह व्यवस्था तब तक चली जब तक पुनः केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। सामंती व्यवस्था विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित थी। ऐसा नहीं है कि सामंती व्यवस्था आप अपने भारत में ही देखते हैं। सामंती व्यवस्था पूरे विश्व में बहुत सारे राजाओं के अंदर देखी गई, उनके किंगडम्स के अंदर देखी गई है। सामंतवाद, सामंतीय व्यवस्था के 3 प्रमुख तत्व, क्या क्या प्रमुख तत्व थे? जागीर,
संप्रभुता और संरक्षण। यही 3 पिलर हैं जो भैया सामंतवाद को टिका के रखते थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, यहां पर हम देखते हैं सामंतवाद की विशेषता। सामंतवाद की यहां पर विशेषता क्या रही है? तो देखिए यहां पर एक पॉइंट मिस हो गया है, उस पॉइंट की चर्चा हम कर लेंगे। राजा सर्वोच्च सत्ताधारी। पहला क्या था? राजा जो है वो सर्वोच्च सत्ताधारी है। जैसे ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ट्रायंगल में दिखाया गया है कि किंग कहां पर बैठा है, राजा सर्वोच्च सत्ताधारी। राजा के सहायक सामंत। राजा के सहायक सामंत, तो देखिए ये है राजा के सहायक जो हुए सामंत। और इनमें देखिए नीचे देखिए इनकी आर्मी, सारी चीजें जो पूरा इनका इम्पोज कराती थी रूल एंड सारी चीजों को। ठीक है, अब यहीं पर हम देखते हैं दास प्रथा। दास प्रथा भी सामंत में बहुत ही ज्यादा थी। दासों में भी कभी कभी डील हो जाया करती थी, भैया हम आपको इतने दास दे दे रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा भी सामंतवाद की एक विशेषता थी। अब यहां पर देख रहे हैं मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ठीक है, या कह दीजिए गुलाम वर्ग। सबसे बढ़िया तो यही होगा इनके लिए कि भैया ये जागीरदारी व्यवस्था में भैया पूरे तरीके से गुलाम ही थे। अब हम देखते हैं कि आगे, अब यहां पर भूस्वामी, ठीक है, स्वामी कहलाते थे। इसके अधीन जनता प्रजा सेवक। भूमिदान मौर्योत्तर काल से, भूमिदान कब से देखा गया? भूमिदान मौर्योत्तर काल से देखा गया है। भूमिदान ग्रहीता को राजस्व अधिकार दिया गया। राजस्व अधिकार किसको दिया गया? भूमिदान ग्रहीता को। गुप्त काल हम देखते हैं, गुप्त काल में राजस्व अधिकार प्लस प्रशासनिक अधिकार प्लस भूगर्भीय संपदा का अधिकार प्लस धन प्लस सेना बल। आप देख रहे हैं सामंतों को कितनी आजादी थी, बहुत ही ज्यादा आजादी थी। वहीं पर आप देखिए गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त के बाद के काल में, अभी वही जस्ट लिए हैं ना लेक्चर 13, गुप्तोत्तर काल के बारे में बताया है मैंने, उसमें डिटेल से देख लीजिएगा, लेक्चर मिस हुआ होगा तो। राजस्व अधिकार प्लस प्रशासनिक प्लस भूगर्भीय संपदा का अधिकार प्लस निवासियों पर अधिकार उपसामंतीकरण की शुरुआत। अब देखते हैं हम सामंतों के द्वारा जमीन दान से उपसामंत बने। सामंत जो थे उनमें भी जमीन दान देकर उपसामंत बना देते थे। उपसामंत मतलब जैसे मान लीजिए एक सामंत एक जिला देख रहा है, ठीक है, उसने अपने 8-10 गांव को अलग कर दिया और एक उपसामंत अपना बना दिया कि भाई यहाँ देख 10 गांव को तू डील कर, बदले में मुझे इतना कर दे दियो। ठीक है, मतलब एक तो राजा हो गया, राजा के नीचे ये हो गए और इनके भी नीचे इसने राज करने के लिए उपसामंत बना दिए। ठीक है, ये रहा आपका। अब चलते हैं आगे, देखते हैं भैया चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य 9 से 12वीं सदी के में केंद्रीयकरण ऊपर के स्तर पर, विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वायत्त शासन मतलब गांव नगर के स्तर पर। ठीक है, केंद्रीयकरण क्या था? ऊपर के स्तर पे ही केंद्रीयकरण था। जानकारी के स्रोत हमें कहां से मिले हैं पहले हम जान लेते हैं। जय गोदर, इसने कलिंग तुरपाड़ी ग्रंथ में चोल शासक कुलोतुम के संदर्भ में पता चलता है। चोल शासक कुलोतुम के बारे में कलिंग तुरपाड़ी में यहां पर पता चलता है। ठीक है, जय गोदर से। सोकिलार, इसने पेरिया पुराणम ग्रंथ की रचना की। सेकिलार ने क्या की? पेरिया पुराणम ग्रंथ की रचना की। हम कंबन देखते हैं, कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तुरंत अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए फिर से। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। तमिल रामायण की रचना किसने की? कंबन ने। सीधे अगले पे हम आते हैं, यहां पर देखते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख। परांतक प्रथम चोल शासक के बारे में लिखा है। इसमें धनलेश्वरम से सोने के सिक्के मिलते हैं। चोल वंश का संस्थापक विजयालय
था और चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल कौन थे? पल्लवों के सामंत थे। याद रखिएगा, ये जो चोल थे इंडिपेंडेंट नहीं थे भैया। वैसे तो एक तरीके सामंती प्रथा इंडिपेंडेंट थी, बट उनके ऊपर भी कौन थे? पल्लव थे। वहीं पर हम देखते हैं राजराज प्रथम ने श्रीलंका और मालदीव पर हमला किया था और अपनी राजधानी मुमाडी चोरपुर बनाया। द्रविड़ शैली का उल्लेख राजराज प्रथम के शासन में मिला मंदिरों के निर्माण में। द्रविड़ शैली कहाँ देखी गई? मंदिरों के निर्माण में देखी गई। राजराज प्रथम के शासन काल के अंतर्गत यह चीज प्रोग्रेस में थी। चलिए, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित किया। याद रखिए, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में किसने परिवर्तित किया? राजेंद्र प्रथम ने। याद रखिएगा, श्रीलंका को जीता तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार चीन में दूत मंडल भेजे। चीन में दूत मंडल किसने भेजा? 2 बार राजेंद्र प्रथम ने। गंगाई कोड चोल की उपाधि प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि प्राप्त की? गंगाई कोड चोल की। अब यहां पर अगला, कुलोतंग प्रथम ने पैर के छाप की माप की इकाई बनाई। मतलब भैया यहां पर नापने के लिए, ठीक है, पैर की छाप का ही इस्तेमाल कर लिया गया। याद रखिएगा, पैर की छाप का इस्तेमाल मापन के लिए यहां पर कर लिया गया था कुलोतंग प्रथम के द्वारा। प्रशासनिक इकाई हम देखते हैं कि प्रशासनिक इकाई में ये लोग क्या नाम दिया करते थे। मंडलम मतलब प्रांत, ठीक है। कुर्रम गांव का समूह। वलनाडु कोट्टम, कमिश्नर को क्या कहते थे? कोट्टम कहते थे या वलनाडु कहते थे। नाडु मतलब जिला, ठीक है, नाडु मतलब जिला। और वहीं पर उर मतलब गांव। गांव को क्या कहा जाता था? उर। चलिए, यहां पर आगे, चोल राज्य में उच्च श्रेणी का अधिकारी पेरुनंदम। याद रखिएगा, नंदम नंदनम कहिए, नंदम हिंदी हो गया, नंदनम आप कह देंगे संस्कृत हो गया, संस्कृत ही कहना उचित होगा। निम्न श्रेणी का अधिकारी सिरुनंदनम कहलाया। राजा का अंगरक्षक बलय कक्कार, लिपिबद्ध करने वाले को औले। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, इसीलिए बहुत ही जान लीजिए, टॉपिक को टच कर करके चल रहा हूं, वरना सामंती में ही भैया बहुत ही लॉन्ग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सामंती। तो चलिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि सामंती ने कैसे राजाओं को डुबोया भी, उसके बारे में। तो देखिए बंधुओं, बात यह है कि जब भैया एक होता है परिवार, परिवार में मुखिया, ठीक है, अगर मुखिया कह देता है कि लो भाई तुम्हें भी इतनी आज़ादी है, तुम अपना जियो खाओ, लो भाई तुम भी अपना जियो खाओ, बस मुझे देते रहना, ठीक है, अपनी सेना रख लो, बस मुझे सपोर्ट देते रहना। अब भाई ऐसा है नहीं कि यहाँ पर जो मुखिया है उससे हर एक संतुष्ट है सामंत, कोई ना कोई नाराज होगा या कोई ना कोई ज़्यादा अधिकार या ज़्यादा क्षेत्र चाह रहा होगा, राजा से नहीं मिल रहा होगा। तो भैया इसे अगर कहीं किसी अन्य राजा को पता चला भैया यहाँ पर आक्रमण करने के लिए संभावनाएं हैं, बिकॉज इनका सामंत जो है इनको फेवर नहीं करता है, तो क्या करेगा वो राजा? आएगा सामंत से डील करेगा, भैया देखो तुम्हें हम भैया इनको सूतेंगे और तुम्हें दिला देंगे राज थोड़ा और, हाँ, और तुम पर जो ये कर लगाए थे इस कर को हम माफ़ कर देंगे, बदले में तुम अपनी सेना का हमें समर्थन दे दो और अपने ही राजा पे आक्रमण करो, ठीक है। तो इस हिसाब से भैया बहुत ज़्यादा होने लगा। और फिर क्या हुआ, धर्म देखेंगे, जब धर्म का भी प्रचलन में आया तो धार्मिक हम देखेंगे, युद्ध भी, सारी चीज़ों को, तो ये भी बहुत सारे कारण बने सामंती के, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग थे, फिर उनके बीच में टसल होने लगती थी पावर की, तो ये भी प्रॉब्लम का एक सबब बनता था। इसके अलावा क्या थी, आइडियोलॉजीज़, अपनी अपनी भी आइडियोलॉजीज़ होती थी कि भैया नहीं यही सही है, जौन हम कहें वह है सही, तो फिर यह भी अब समस्या बनने लगी थी सामंतों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक महज कारण था, और क्या था, आक्रोश। आक्रोश कैसा भैया, समाज 2 भाग में फाड़ कर दिए आप,
एक उच्च वर्ग कर दिए हैं और एक निम्न वर्ग कर दिए हैं। भैया निम्न वर्ग की ऊपर उठने की संभावना ही नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और अगली क्या वजह थी? दास प्रथा। तो भैया कई बार देखा जाता था ये दास लोग ही निपटा देते थे सामंत की फाइल या अपने राजा की फाइल। तो ये क्यों होता था? ये दबाए जाती थी, इतना सप्रेस किया जाता था, कभी कभार कोई फूट पड़ा कुकर की तरह, तो यही होता था। तो बहुत सारे वजह बने सामंती के क्रैश करने के, कोलैप्स करने के, सामंती को डिस्क्वालीफाई हो गया, समाज से बाहर हो गया सामंती। तो ये सारे कारण थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो BW कैंपस का, BA हो, BCom हो, आपका CHS हो, कॉल करिए BW कैंपस को, आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी। एंड अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें और PDF को ले लें टेलीग्राम से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।